आपका ये चैप्टर। तो चलो शुरू करते हैं रियल नंबर का रिवीजन। रियल नंबर के रिवीजन में हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे छोटा चैप्टर है आपका ये। देखो, रियल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है। उसमें अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में हमने नेचुरल नंबर से शुरू किया था। तो नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर इसके ऊपर अगर जीरो को इंक्लूड कर दो तो होल नंबर, ठीक है। फिर आपके इंटीजर्स हो गए, राइट। फिर रैशनल पढ़ा, इररैशनल पढ़ा, ठीक है। तो आपका रैशनल, इररैशनल, ये सारे ही नंबर हमारे नंबर लाइन पे प्लॉट होते हैं। और इसी का सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिव रूप जो है वो है रियल नंबर। तो सारे ही नंबर रियल नंबर का पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप 9th क्लास में सीख के आए हो। किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में मेरे रियल नंबर जा सकते हैं। इसमें रैशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे। लेकिन अभी हमें जो क्लास 10th में पढ़ना है वो पढ़ना कैसे है, ठीक है। हमें सबसे पहली जो चीज है इसमें वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। कभी भी हमारे पास कोई नंबर है तो हम उसे फैक्टर्स में, उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं। वही उसकी असली पहचान है। सपोज करो अगर मैं कोई नंबर ले लूँ 140, तो आपने बचपन से सीखा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। आपने बचपन से ये सीखा हुआ है कि हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। आप बोलोगे बच्चों वाली बात है, बट इसे करना जरूरी है, चैप्टर का पार्ट है ये, ठीक है ना। टू हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। और अगर मैं इसे कर दूं तो 5 7, ठीक है। तो अब ये सारे नंबर प्राइम फैक्टर्स है। मतलब मैं 140 को क्या लिख सकता हूँ कि ये 2 की पावर 2 है, इंटू 5 इंटू 7। तो ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमको ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। दूसरा जो होता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और मेरे को अगर दो नंबर मिल गए तो मुझे उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ, ये भी आप बचपन में करके आए हैं, आपको बहुत अच्छे से आता है कि हम किन्हीं भी दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर मेरे पास में नंबर हो गए, हम कोई भी नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो मेरे पास 26 है एंड 91 है, राइट। अब 26 को पहले मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा, खत्म मामला, है ना। और 91 को मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ भी चीजें खत्म। अब इसका मतलब 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13। और 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। एचसीएफ क्या हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कितना होगा इसका, आपको बचपन से आता है निकालने, सबको समझ में आता है, 2 7 13, राइट। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, जो कॉमन है 13, ठीक है। अब यहां से हमें एक और चीज समझ में आती है कि एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। वो कॉन्सेप्ट ये आता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये हमें पता होता है, ठीक है। अब हम दो नंबर्स के लिए भी काम कर सकते हैं, तीन नंबर्स के लिए भी काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नंबर्स के लिए भी काम कर सकते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के रियल नंबर पे इतने ही कॉन्सेप्ट है। एक हमारा यूक्लिड लेमा था, लेकिन यूक्लिड लेमा आपके सिलेबस से हटा दिया गया। अब यूक्लिड लेमा मतलब हमें नहीं करना है सॉल्व, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास में जो चीजें निकल करके आएंगी आपके क्वेश्चंस में, वो एक क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का आपके एमसीक्यू टाइप में आएगा ही आएगा। और एक क्वेश्चन किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव करना कि ये इरेशनल नंबर है, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये दो पेट क्वेश्चन इस टॉपिक पे, और ज्यादातर देखा गया दो ही आते हैं इस चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस
उतनी ज्यादा नहीं, यूक्लिड लेमा का पहले आता था लेकिन वो हट गया है, तो वो आपका पार्ट नहीं आएगा। बाकी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। मान लो आपके पास 6 and 20 है, राइट, आपके पास है 6 and 20, और 6 और 20 का आपको निकालना है क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, चलो फटाफट शुरू करो, अपने आप से बनाने की कोशिश करो। वाह, टू फास्ट यार, फटाफट से को मतलब आंसर आने भी लगते हैं मेरे पास 1 मिनट के अंदर ही। वेरी गुड, काफी रिस्पॉन्स आ चुके हैं। 6 है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3, 20 है। ठीक है, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 into 5। एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है ना, 2 की जो जो कॉमन की जो मिनिमम पावर होगी वो 2, आपका एच सी एफ हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, है ना, 2 की जो मैक्सिमम पावर into 3 into 5, 60। तो ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। अगर मान लो मैंने एच सी एफ निकाल लिया, है ना, अगर मैंने एच सी एफ निकाल लिया तो क्या हो गया, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, राइट। यही तो होगा, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एच सी एफ आपका हो गया 2, एलसीएम हमें निकालना है, वैसे डायरेक्ट भी निकल सकता है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर के प्रोडक्ट क्या हो गया, 6 into 20, तो एलसीएम कितना हो गया आपका, 6 into 20/2, तो 60। आप ऐसे भी शो करके दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। सिंपल है ना, बहुत ही आसान सा सवाल है इसमें, मतलब कहीं दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, राइट। अगला, अब थोड़ा सा नंबर हमने बड़ा कर लिया, ठीक है, राइट। हमने नंबर ले लिया 96, हमने नंबर ले लिया 404, इनका हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं, और तो कुछ हमें आता नहीं। ठीक है, हमें फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 96 को करते हैं पहले, राइट। तो 96 का जो फैक्टराइजेशन है वो हो गया 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 into 3। अब 404 को करते हैं, तो 2 से किया। ठीक है, अब आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 404 के लिए आपका हो गया 2 का स्क्वायर into 101, है ना। अब एच सी एफ, एच सी एफ सबसे आसान काम है, एच सी एफ क्या हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर, कॉमन नंबर का लोवेस्ट पावर। ठीक है, यही होता है। अब एलसीएम निकालना है तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ और ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आपके कितने हो जाएंगे, 404 into 96। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 96 into 404 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 9696।
वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बहुत ही इजी है, इसमें कहीं आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब तीन नंबर्स को हम लोग लेकर के देख रहे हैं। ठीक है, तीन नंबर्स है हमारे पास। 6 है, 72 है, 120। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइज करते चले जाओ। तो 6 को तो हम लिख सकते हैं 2 × 3, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 72 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। 120 को भी निकाल लो। तो ये हो गया 2 की पावर 3 × 3 × 5। ठीक है, अब HCF क्या हो जाएगा। ठीक है, पहले हमें HCF निकालना है, तो HCF कितना हो जाएगा। 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, मतलब 6। ये मेरा HCF हो गया। LCM निकालना है। तो LCM हम लोग कैसे निकालेंगे इसका। अगर हमें इसका LCM निकालना है तो हम इसका LCM कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही। 2 की पावर क्या मैक्सिमम पावर है भाई, 3। 3 की क्या मैक्सिमम पावर है, 2 × 5। 5 की बनी है। ठीक है, इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 नहीं आएगा, 3 आएगा। है ना। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, उसे ले लो। ठीक है, दूसरा क्या है, 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, उसे ले लो। 5 तो इकलौता ही है। ठीक है, तो ये हमारा LCM 288 आ रहा है। चेक। 72 ना, 360 आ रहा है, राइट। कभी भी ध्यान रखना है, LCM अगर आपके दो नंबर हो, तीन नंबर हो, चार नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको, इस तरीके से उसको लिखना है। ठीक है, जो कॉमन नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट LCM अगर ले रहे हैं तो कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और बाकी जो नंबर बच गए वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। HCF ले रहे हैं तो जो कॉमन नंबर की मिनिमम पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें कहीं दिमाग नहीं लगाना है हमें, राइट। तो HCF LCM का कॉन्सेप्ट वैसे भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने वाली बात है खाली, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं HCF LCM में। ठीक है। अगला जो है वो है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, उसको आपको प्रूफ करना है कि बॉस ये नंबर जो है आपका वो इर्रेशनल है ना। इसमें बाकी चीजें थी लेकिन वो हटा दी गई। अब ये दो ही पार्ट खाली आपके इससे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है इर्रेशनल नंबर। सपोज करो आपको बोलता है कि प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये प्रूव करके दिखाइए कि √5 इर्रेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ पैराडॉक्स से सॉल्व करते हैं। ठीक है इसको, है ना। मेथड ऑफ पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि पहले भैया हम ले लेते हैं कि ये रैशनल है। का सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कि लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। ये मैथ्स की एक ट्रिक होती है
कि भाई जो आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है ना, उसका हम अपोजिट जो होता है वो लेट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये बस प्रूफ करना है कि हमने जो ये लेट किया है ये गलत है, राइट। हमने जो ये लेट किया है ये गलत है। अगर मैंने ये ले लिया कि भाई √5 आपका जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने क्या बोला कि भाई √5 जो है वो a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर रियल नंबर्स एंड को प्राइम। ठीक है, हम किसी भी नंबर को अगर लिखते हैं, जैसे मान लो लिखा हमने 6/8, तो आप इसे फर्दर डिवाइड करते हो, भैया मेरे को 2 का फैक्टर दिख रहा है इसमें, 2 3 2 4, ठीक है। तो अब ये रहते हैं कोप्राइम, मतलब अब आपस में इनमें कोई कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं रहेगा। अगर हम p/q फॉर्म लिखते हैं तो इनका आपस का कोई कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं बचता। आ रही बात समझ में, है ना। इसी तरीके से हम लोग रैशनल मतलब जो इसी तरीके से हम लोग a/b का फॉर्म डिसाइड करते हैं ना। कभी भी हम जब नंबर को a/b फॉर्म में लिखते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम तब तक कट करते हैं जब तक उनके कॉमन फैक्टर हमें मिलते रहें। जब कॉमन फैक्टर मिलना बंद हो जाता है तो हम उनको फर्दर डिवाइड नहीं करते, उनको उसी तरीके से छोड़ देते हैं। सारी बात समझ में, ठीक है। अब हमने इसी तरीके से ये ले लिया, हमने क्या बोला कि ये रैशनल है, ठीक है, ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। रैशनल है मतलब ये a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, √5b हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड से अब a इज इक्वल टू √5b हो गया। अब बात सुनना जरा ध्यान से, समझना, ठीक है। a इज इक्वल टू √5b हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पहले इसको स्क्वायरिंग कर लो ताकि रूट हट जाए एक बार। a² इज इक्वल टू 5b², समझ रहे हो, है ना। अगर a² इज इक्वल टू 5b² हो गया तो इसका मतलब कि भैया आपका जो है 5 जो है ना, वो a को डिवाइड करेगा, a² को करेगा। हम ये बोलेंगे 5 डिवाइड्स a एज वेल, ठीक है, करेगा ये। a हमारा क्या है, a तो एक नंबर हो गया ना 1, क्योंकि a/b का फॉर्म था तो a/b रैशनल था, तो a मेरा क्या होगा, इंटीजर होगा, और b एक सेपरेट इंटीजर होगा, ठीक है। तो अगर a इन टर्म्स ऑफ b लिखा हुआ है, उसके सामने कोई नंबर है, इसका मतलब वो नंबर जो है वो a को पूरी तरह डिवाइड करना चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। और कोई तरीका है क्या, बताओ। और कोई तरीका तो नहीं है हमारे पास, यही तरीका है कि हमारा जो a को जो 5 है वो डिवाइड करेगा, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ये बोलूं कि भाई a जो है इज इक्वल टू 5c, है ना, a को मैंने ले लिया। भाई कोई प्राइम नंबर है हमारे पास में, ठीक है, a मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, c भी मेरा इंटीजर है, a इज इक्वल टू 5c मैंने ले लिया, ठीक है। 5 फैक्टर होगा ना a का एक फैक्टर 5 हो गया, उसके साथ किसी भी दूसरे एक कॉमन इंटीजर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को a मिलना चाहिए। इस स्टेटमेंट का यही मतलब हुआ ना। तो a मेरा जो हो गया वो 5c के बराबर हो गया, राइट। अब अब सुनना, इसके आगे की कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरा जो a है वो 5c के बराबर हो गया। अब सुनना जरा आगे की कहानी। आगे की कहानी ये बोलती है कि भाई 5c जो है आपका, ठीक है, वो √5b के बराबर हो गया, है ना। स्क्वायरिंग करते हैं अगर हम, तो 25c² इज इक्वल टू 5b², या हम लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू 5c², ठीक है। अब वही कहानी फिर से आ गई कि 5 डिवाइड्स b² एंड 5 डिवाइड्स b, ठीक है। एक हमें ऑब्जर्वेशन यहां मिली थी, एक ऑब्जर्वेशन यहां मिल गई, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि a एंड b शुड हैव अ कॉमन फैक्टर विच इज 5, है ना। ए और बी के बीच में एक कॉमन फैक्टर होगा और वो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए।
बात सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। एक एक स्टेप में फिर से आपको रिकैप कर दे रहा हूँ। रूट 5 को हमने रैशनल अज्यूम किया है, वो रैशनल है नहीं, हमें यही प्रूव करना है कि हमने जो अज्यूम किया है वो गलत है, ठीक है। तो रूट 5 को हमने रैशनल अज्यूम किया, ठीक है। अब रूट 5 को रैशनल अज्यूम करने के बाद हम क्या बोल रहे हैं कि ए जो है वो रूट 5 बी के बराबर हो गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ए और बी सेपरेटली इंटीजर होंगे। भाई मैंने लिखा 2/3, तो 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है ना, अलग अलग। जब इनको हम लोग अपॉन में लिख रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना के, तभी रैशनल हो रहे हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे ए और बी सेपरेटली इंटीजर हैं। तो अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक इंटीजर है रूट 5 टाइम्स बी, स्क्वायरिंग करता हूं मैं, तो ए स्क्वायर 5 बी स्क्वायर के बराबर हो गया, राइट, ठीक है। यानी कि 5 जो है वो ए स्क्वायर का एक फैक्टर 5 होना चाहिए ना, क्योंकि ए स्क्वायर मेरा इंटीजर है, बात समझो, और बी एक इंटीजर है, और ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं था। ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं था। ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, वो किससे डिनोटेड है, 5 से डिनोटेड है, मतलब 5 ए स्क्वायर का एक फैक्टर होना चाहिए। अगर ए स्क्वायर का फैक्टर है तो ए का भी फैक्टर है, ठीक है। तो मतलब ए 5 इंटू समथिंग, कुछ भी ले लो, सी ले लो, लैम्डा ले लो, के ले लो, आपकी मर्जी है वो, है ना। 5 का फैक्टर है, ए जो है वो 5 का फैक्टर है, 5 उसका एक फैक्टर है। उस 5 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई एक नंबर हो रहा होगा तो मेरे को ए मिल रहा होगा, राइट। तो इसका मतलब ये जो 5 का फैक्टर है ये रूट 5 बी के बराबर होना चाहिए। यही तो हमने ए इज इक्वल टू रूट 5 बी था, 5 सी हमने लिया है, तो 5 सी रूट 5 बी के बराबर होना चाहिए। तो यहां से मुझे मिल जाएगा कि भैया बी स्क्वायर जो है उसमें भी 5 एक फैक्टर है, यानी बी में 5 एक फैक्टर है, मतलब ए और बी का एक कॉमन फैक्टर 5 है। लेकिन हमने शुरू में ही यहां पे लिख दिया कि भाई ये कोप्राइम है, इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब जो हमने लेट किया था हमने उसी को गलत प्रूफ कर दिया थोड़ी देर में। तो इससे ये साबित होता है कि बट वी ऑलरेडी सेड A and B are co-prime. Therefore, A root 5 cannot be rational. So therefore, root 5 is an irrational number. Right? बहुत ही आसान सी चीज, बहुत ही इत्मीनान से पढ़ने वाली चीज, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाली चीज, ठीक है। शुद्ध नंबर मिलने वाले हैं आपको इसमें। अब वो रूट 5 पूछ सकता है, रूट 3 पूछ सकता है, रूट 7 पूछ सकता है, कुछ भी पूछे, आपको करना क्या है, ये स्टेटमेंट अच्छे से नोट कर लो जो मैंने लिखा है, ऐसे ही बिल्कुल सेम एज इट इज इसी लैंग्वेज में लिख के आना है। फुल मार्क्स मिलेंगे, मेरी गारंटी, ठीक है। फुल मार्क्स मिलेंगे आप, है ना, समझ में आ रही बात। लेकिन अब ये तो हो गया कि ठीक है, ये आपका समझ में आ गया कि यार ठीक है, ये तो क्लियर है मामला रूट 5 का। लेकिन अगर आपको ऐसा नंबर मिल गया, आपको मिल गया, मान लो कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज irrational। 3 + 2 रूट 5 irrational है। अब ये खाली एक रूट का टर्म नहीं है, आपको बोल दिया गया कि यार इसमें दो टर्म, ठीक है, इसमें दो टर्म। लेकिन जब ऐसा नंबर आएगा आपका 3 + 2 रूट 5 इरेशनल प्रूफ करने, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें नोन है अब, दैट वी नो। स्टेटमेंट हमेशा यहीं से शुरू करोगे कि रूट 5 इरेशनल है, ये हमारे पास नोन है। अभी देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन को करने में, सॉल्यूशन में थोड़ा सा स्टेटमेंट के चेंज होंगे बस। इसके पहले वाले में हमने क्या किया था, रूट 5 ही को ही लिया था हमने, पहले उसी को इरेशनल प्रूफ किया था। एक सिंगल रूट के नंबर को हमने पहले इरेशनल प्रूफ किया था, ठीक है। कैसे प्रूफ किया था इरेशनल नंबर, सिंगल रूट के नंबर को, तो वो अभी हमने करके दिखाया कि एक बार में आपको उसको को प्राइम फैक्टर्स को ब्रेक करना है, फिर आपको को प्राइम फैक्टर को लेट करना है, और उसके प्रूफ कर देना है कि ए और बी, ए बाई बी जो हमने लेट किया था, दोनों में एक कॉमन फैक्टर आपको मिल रहा है।
अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में है, तो इस क्वेश्चन में इसको हम लोग बोलते हैं सर्ड्स। ठीक है, यहाँ 3 और 2 जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, रैशनल है, और √5 इरेशनल है। ओवरऑल कॉम्बिनेशन इरेशनल का बनता है। तो यहां पे हम ये मान के चलेंगे कि जो √5 है वो हमें गिवन है। नहीं 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 नहीं, कहीं आपको गिवन नहीं होगा बेटा, वही मैं आपको बता रहा हूं। आपको कहीं भी ये गिवन नहीं होगा कि √5 इरेशनल है, क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा। लेकिन अगर इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे आप ये मानोगे कि ये आपको पता है कि √5 इरेशनल, आपको नहीं प्रूव करके दिखाना उसको साथ में, बिल्कुल नहीं दिखाना। ठीक है, यही अंतर है पिछले वाले क्वेश्चन। इतना खाली √5 बोल रहा है, √7 बोल रहा है, √3 बोल रहा है, तब तो आप पिछला जो मेथड हमने किया आप वैसे आपको करना है। लेकिन अगर मान लो 3 + 2 √5 लिख के आ रहा है, तो यहां पे आप ये मान के चलो कि √5 इरेशनल, आपको नहीं प्रूव करना है इसको। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा। अब हम लोग ले लेंगे कि लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, राइट। तो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू A/B, है ना, ये आ गया हमारे पास। अब अगेन वही है कि A, B आर को प्राइम। अब क्या हो जाएगा, 2 √5 इज इक्वल टू A/B-3। ठीक है, तो 2 √5 इज इक्वल टू B, एलसीएम ले लेंगे तो A-3B, राइट। अब √5 इज इक्वल टू A-3B/2B, ये आ गया हमारे पास। अब A जो है, B जो है, ठीक है, ये इंटीजर है ना। कोप्राइम का मतलब यही ना भाई, ये ऐसा कुछ होगा 2/3, तो 2 अलग इंटीजर है, 3 अलग इंटीजर है। अगर मान लो इंटीजर को इंटीजर के साथ मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा A-3B को, तो मुझे इंटीजर ही मिलेगा, अलग से रूट तो नहीं आने वाला वहां पे। ठीक है ना, अलग से मेरे को रूट तो नहीं मिलने वाला, वो भी मुझे इंटीजर ही मिलेगा। तो भाई इसको हम पहले, इसको आपको अलग से ऐसे दिखाना पड़ेगा। कैसे? A-3B/2B, इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखना, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, कि इंटीजर -3 टाइम्स ऑफ इंटीजर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर will give you lambda टाइम्स ऑफ इंटीजर ओनली। कोई फैक्टर के साथ इंटीजर का ही तो फैक्टर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा यार ये। इसका मतलब A-3B/2B जो है विल बी, अब ये जो लैम्डा है ये फैक्टर में हो सकता है, 1/2 1/3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये रूट नहीं आने वाला अब यहाँ पे अलग से। अगर इंटीजर आपने लिया हुआ है तो कहीं आप कोई स्क्वायरिंग, क्यूब, स्क्वायर रूट का कोई ऑपरेशन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सिंपल प्लस माइनस और डिवाइड ही तो कर रहे हो। तो ये जो है विल बी अ रैशनल। अगर आप ये मान के चलते हो कि 3 + 2 √5 आपका रैशनल है, तो भैया इसका मतलब ये हो गया कि A-3B/2B, इसका मतलब विच इज इक्वल टू √5, वो रैशनल हो गया, जो कि हो नहीं सकता, है ना। ठीक, आपको फिर लिखना पड़ेगा देयर फोर √5 विल बी अ रैशनल नंबर विच इज नॉट करेक्ट। देयर फोर 3 + 2 √5 will be an irrational number, राइट। आर वी क्लियर में लिखना कैसे, लिखना समझ में आना चाहिए आप, है ना। समझ में आ रही बात, जरा फटाफट से बताओ बेटा। ना 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 ना, देखो हमने तो प्रीवियस भी बैचेस में कराया है, बोर्ड में बिल्कुल फुल नंबर मिलते हैं इस मेथड से। ठीक है, √5 आपका तो इरेशनल है ही ना, आपको अदरवाइज तो वो पहले ये पूछे कि √5 इरेशनल है ना।
अगर नहीं तो फिर आपको रूट 5 को पहले अलग से करना पड़ेगा। मतलब इसी स्टेप में आगे आप जो हमने किया है ना, जो हमने यहाँ पे छोड़ा ना, ये a-3b/2 पे, इसको हम लोग फिर से वही ले लेंगे, a-3b बाई, मतलब अगर मैं इस b को इधर ले, 2b × √5, ठीक है। तो फिर a-3b विल बी √5 टाइम्स, मतलब a-3b का एक फैक्टर 5 आ जाएगा, राइट। और सिमिलरली b का एक फैक्टर 5 आएगा। तो a-3b और b में एक कॉमन फैक्टर मिलेगा, या √5 को अलग से करना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये मैं आपको स्टैंडर्ड बुक्स की प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ठीक है। जो स्टैंडर्ड बुक्स में जो है यही मेथड है। हाँ जी, उसे इलस्ट्रेट आपको करना पड़ेगा कि वो इरेशनल है। आई डोंट थिंक इसमें रिक्वायरमेंट है, ये स्टैंडर्ड बुक की जो प्रैक्टिस है। √5 तो अलग है, फिर √5 को पूछ ले वो, है ना। उससे ज्यादा कुछ पूछने का नहीं है कि नहीं। चलो अब कुछ कुछ थोड़ा सा क्विक क्वेश्चन देखते हैं। इफ प्रोडक्ट ऑफ, अब ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं, बस आपके कैलकुलेशन का दम मेरे को देखना है कितना है, या आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है। फटाफट से, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 20736 and their LCM is 384, find HCF। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला में रखना है और आपको आंसर बताना है। जल्दी बताओ। यस, 54 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, राइट। तो 20736 384 इंटू HCF, तो HCF क्या हो जाएगा, 20736/384, ठीक है। तो दिस विल कम 54, है ना। अब देखो इसमें पहले कुछ अब नहीं आएंगे आपको वो क्वेश्चंस, पहले कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत टफ थे। मतलब अभी देखो आपने जो LCM और HCF किया है, राइट, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ना। इसलिए हमने एक नंबर सिस्टम की कंप्लीट स्टडी रखी हुई है अपने ब्रिज कोर्स में, ठीक है, जो 15 मार्च से हम चालू कर रहे हैं। वहां पे हम आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के LCM और HCF भी सिखाएंगे, कैसे निकाले जाते हैं। एंड बिलीव मी, उसको सीखने के बाद कितना भी टफ फैक्टराइजेशन कुछ भी हो, सब फटाफट होता है, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के हम लोग LCM HCF कैसे निकालते हैं, सेम इसी मेथड से, यूक्लिड लेमा से ही हम लोग काम करते हैं वहां पे भी, ठीक है। कैलकुलेशन के शॉर्टकट्स हैं बेटा, कैलकुलेशन के लिए फिर आपको डिवीजन लेमाज आने चाहिए, वैदिक मैथ्स वाले जो होते हैं, ठीक है। अभी नंबर्स की कैलकुलेशन के लिए, इजी करने के लिए वैदिक मैथ्स होती है, ठीक है। वो उसकी पूरा अलग से हमारा एक DIY कोर्स है, आप वो ले लो, ठीक है, ऑनलाइन ऐप पे ही। तो उसमें सारे मेथड बहुत डिटेल में एक्सप्लेन है, ठीक है। डिवीजन के अलग, हर मल्टीप्लीकेशन विद इन 10 to 15 सेकंड हो सकता है, हर डिवीजन 10 to 15 सेकंड हो सकता है। आगे कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते आगे, ठीक है। इवन जब 11th 12th में आप जाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप जाओगे, तो बहुत बार बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन आ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी आपको जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन के लिए। आप अभी तो नॉर्मल मेथड से कर रहे हो, पहले 2 से डिवाइड करके देखो, फिर इससे देखो, बट जैसे ना फटाफट मेरे को 54 मिल जाए, तो उसके लिए एक ही तरीका होता है कि आप थोड़े से ना, जो लेमाज हैं उनको आपको सीखना ही पड़ेगा। तो मैं जो बोल रहा था ना, कि बहुत सारे जो ऐसे क्वेश्चंस हैं
जिसमें आपका हायर मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे अभी हम नंबर्स के साथ में प्ले ऑन कर रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट के साथ में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ कैसे प्ले ऑन किया जाता है, जिसकी जरूरत पड़ती है हमें हायर लेवल मैथ्स में, राइट। तो अभी आप ऑलरेडी जैसे अभी आप ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हो, जैसे हमने पूरा 14 डेज कराया है, ठीक है। ये 14 डेज में पूरा ही हमने थॉरोली रिवाइज करा दिया सारी चीजों को, सारे ही चैप्टर हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए, हमारा सारा चैप्टर का रिवीजन खत्म हो गया। अब लास्ट एक चीज जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे को मेरा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। देखो पहली बात तो हमेशा हम लोग हर बच्चे को ये बोलते हैं कि यार जो अच्छा बच्चा होता है ना, उससे ये पता होता है कि मेरे को सारे क्वेश्चन आते हैं, राइट। दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो एकदम पहले क्वेश्चन से लेके आखिरी क्वेश्चन तक जाते हैं, और एक वो होते हैं जो आपके पहले हायर मार्क्स क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, और फिर वो लोअर मार्क्स क्वेश्चन को करते हैं। पहले बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, उन्हें पास होने का जुगाड़ बना लिया हमने, राइट। अब चलो आराम से पेपर करते हैं, ठीक है। आप किसी भी एक कैटेगरी को चूज कर सकते हो, या तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से चल के सीधे लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचो, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने का है, बीच में आराम आराम से करते चले जाना, या आप लास्ट क्वेश्चन से जो कि हायर मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उनको पहले करो, ठीक है, उसके बाद आप बैकवर्ड में आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन को करो। ये आपकी चॉइस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि यार हाउ टू अटेम्प्ट पेपर में मेरे को ये नहीं बताना कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, आप कोई भी कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन पेपर चेक कैसे किए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर चेक करने के लिए स्टैंडर्ड आंसर शीट उनके पास होती है। जैसे अभी किसी ने बोला कि सर मैंने ऐसा एग्जाम में किया, मेरे को गलत दे दिया गया, तो आपके स्कूल के टीचर के पास एक स्टैंडर्ड आंसर शीट है जिसके हिसाब से वो नहीं करना था। अब भले आप लॉजिकली सही हो, तब भी वो आपको नहीं दे सकता, क्योंकि जो स्टैंडर्ड आंसर शीट में वैसा नहीं लिखा हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो जब भी एग्जामिनर चेक करने जाता है, उसके पास एक स्टैंडर्ड आंसर शीट होती है। आपका वो क्वेश्चन का नंबर देखेगा, स्टैंडर्ड आंसर शीट खोलेगा, अच्छा इसमें क्या आंसर था, पहले आंसर चेक करेगा, ठीक है। फिर आंसर चेक करके फिर वो रिवर्स ट्रैक करता है, ठीक है, आपके स्टेप्स को। अगर आंसर ही गलत है, तब तो उसे पता ही से नंबर कम देने, फिर तो क्या रहता है ना, अगर आंसर आपका फाइनल आंसर गलत है, राइट, तो फिर तो स्टेप मार्किंग जो है वो उसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। यू अंडरस्टैंड ना, स्टेप मार्किंग कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन था, तो मेरे को कितने स्टेप लिखने पे 3 देने हैं, ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है, फिर वो टीचर की मर्जी हो गई। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पेपर का कंट्रोल आपके हाथ में हो, टीचर के हाथ में ना हो चेक करते समय, तो फाइनल आंसर तक करेक्ट करना तो आपको आपकी मजबूरी है, ठीक है। अदरवाइज फिर तो हो जाता है वो टीचर के रहमो करम वाला हिसाब हो जाता है, ठीक है, कि भाई उसकी मर्जी, तो ज्यादा नंबर देगा, हैंडराइटिंग अच्छी लग गई तो दे देगा, नहीं तो नहीं देगा, मूड ठीक रहा तो ज्यादा दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। फिर तो वो है कि आप 70+ में 72 भी हो सकते हो और 78 भी हो सकते हो। लेकिन अगर हम 80 आउट ऑफ 80 की बात करें, तो फाइनल आंसर सही होना है। दूसरी चीज, आपके आंसर्स का ना बाइफर्केशन बहुत क्लियर कट होना चाहिए, कि भैया मेरा 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो रहा है, और बीच में कटपिट नहीं होनी चाहिए। दैट इज क्वाइट इरिटेटिंग। मैं एज अ टीचर बता रहा हूँ आपको, बीच की कटपिट बहुत इरिटेटिंग होती है चेक करते समय। नो बडी इज गोइंग टू क्रॉस चेक योर कैलकुलेशन, यार इतना टाइम नहीं होता, एक दिन के ना 500-700 कॉपियां चेक करनी होती है। एक पेपर को चेक करते समय मैक्स टू मैक्स 1 मिनट या 1.25 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसके ऊपर में नहीं होता, उसमें पेपर चेक हो जाता है बड़े आराम से। स्टैंडर्ड आंसर शीट सामने, उसको देख के मेरे को बस चेक करना है, बस पन्ने पलटते जाना है लाइन से। तो 1 मिनट के ऊपर का टाइम नहीं होता, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि आपके पेपर पे कोई 10 मिनट 15 मिनट लगाएगा, इतना टाइम नहीं होता। आप खुद सोच के देख लो यार, आप 40-50 बच्चे स्कूल का एग्जाम देते हो, और एग्जाम देने के दूसरे दिन टीचर आपको आपका नंबर बता रहा होता है, जबकि अपने बाकी सारे काम भी कर रहा है, अपनी क्लासेस ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, इवनिंग में अलग क्लासेस चलती होंगी वो भी ले रहा है, उसके बाद आपके वो पेपर चेक कर रहा है, पेपर चेक करने में वो 2 घंटे ही दे रहा है, या 1 घंटा ही दे रहा है। तो आपके पेपर में 10 मिनट कोई नहीं लगा रहा। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपका क्या है ना, क्लैरिटी बहुत जरूरी है, कि भैया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। कई बच्चे क्या होता है, ओवर स्मार्टनेस मुझे नहीं दिखानी है,
ठीक है, जहां जितना लिखना है उतना ही लिखना है। कई बच्चे क्या रहता है, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, अरे मेरे को तो सब आता है। आप एग्जामिनर ये नहीं देखना चाहता आपकी नॉलेज कितनी है। आपकी नॉलेज दिखाने के लिए ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम बने हुए हैं, वहां पे दिखाओ अपनी नॉलेज जितनी दिखानी है। वो आपका नॉलेज ही चेक कर रहे हैं। जो आपके बोर्ड के एग्जाम है वो आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं। वो ये चेक कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया गया है वो आपको आता है कि नहीं आता। तो जो पर्टिकुलर दिया गया क्वेश्चन है वो आपको आता है, तो जितना उसके लिए जरूरी है उतना लिखो। ये नहीं कि अच्छा मेरे को ये भी पता है मैं ये भी लिख देता हूँ, मेरे को ये भी पता है मैं ये भी लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे को तो बस इससे रिलेटेड 4 चीजें और मालूम है। कोई बेनिफिट नहीं होना भाई, आप 10 लाइन लिखोगे तभी नंबर 2 ही मिलने हैं, आप 3 लाइन लिखोगे तब भी नंबर 2 ही मिलने हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड पेपर, बोथ आर प्रेशियस। जब मैं क्लास 12th में था, मेरे सारे दोस्तों ने, किसी ने 3 सप्लीमेंट्री, किसी ने 4 सप्लीमेंट्री ऐसी भरी थी। मेरे को एक भी सप्लीमेंट्री नहीं लगी थी। बाहर आने के बाद लिटरली थोड़ी देर के लिए मुझे भी डर लगा कि यार मैंने क्या सही में खराब लिखा क्या बहुत इन लोग। किसी को देखो किसी के 4 सप्लीमेंट्री से कम नहीं है। जब रिजल्ट आया तो पता चला मेरे नंबर सबसे ज्यादा। तो रीजन इज, जितना पूछा उतना लिखना है भाई, उस क्वेश्चन के बारे में लिखना है, आपकी नॉलेज नहीं दिखानी वहां पे ज्यादा। ठीक है। वो इरिटेटिंग होता है, बिलीव मी। आप भी करके देखो यार, आपने सामने वाले से सवाल पूछा, कुछ आपके दोस्त है, वो सारी कहानी सुना है सवाल को छोड़ के, वो गुस्सा है जो पूछा बता दे यार, वो नहीं बता रहा, वो बाकी सब बता रहा है। तो आपको भी इरिटेशन होगी ना, वैसे एग्जामिनर को भी इरिटेशन होती है। जितना लिखा है उतना लिखना है सर, प्रिसाइज एंड कंसाइज। राइट। एक और चीज है, अ, ये तो हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स में तो चलो ठीक है। जहां पे रिलेवेंट फॉर्मूला है, जहां पे रिलेवेंट आइडेंटिटीज हैं, जहां पे रिलेवेंट थ्योरम्स हैं, उनको आपको कोट जरूर करना है। सपोज कहीं आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हो, स्क्वायरिंग कर रहे हो, तो बाजू में लिख दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। ये स्टैंडर्ड सीबीएसई रूल्स हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये हमारे जमाने से चले आ रहे सीबीएसई रूल है, टीचर ये चाहता है, ठीक है, कि बाजू में लिखा रहे। इवन दो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि बाजू में लिखा रहे। दे वॉन्ट इट टू यू, कि आप एक बुक में जैसे आंसर छपा रहता है आप उसी तरीके से उसको लिखें। मेरे ख्याल से ये लाइन के बाद आपको एकदम समझ में आ गया होगा कैसे लिखना चाहिए। जैसे बुक में छपा रहता है ना आंसर, वो यही चाहते हैं आप उसी तरीके से लिखें उसको, है ना। बुक में कैसे छपा रहता है, यहाँ पे बाजू में लिखा रहता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इस स्टेप में यूज हुई है, इस स्टेप में ये यूज हुई, बिल्कुल दे वांट यू टू राइट लाइक दैट ओनली। ठीक है। तो आपको वैसे ही लिखना है। तो आप कोशिश करो कि आपके फॉर्मेट्स वैसे ही हों। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई √5 इरेशनल है, लिखना कैसे है इसको, या 3 + 2 √5 इरेशनल है तो उसको लिखना कैसे, फ्लो क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव बेस्ड ज्यादा है, वर्ड बेस्ड ज्यादा है, इसमें मैथ्स थोड़ी कम है, कैलकुलेशन नहीं है इसमें। इसमें आपको लिख के समझाना है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। राइट। क्वेश्चन के नंबर से फर्क नहीं पड़ता, बट रैंडमनेस मत करना, क्योंकि एग्जामिनर को छोड़ो, आप खुद भी परेशान हो गए ना, पहले पहले पेज का खोल के क्वेश्चन बना रहे हो, फिर आखिरी पेज का क्वेश्चन बना रहे हो, फिर दूसरे पेज का बना रहे हो, आप खुद परेशान रहोगे। अच्छा बच्चा हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो करता है, या तो फर्स्ट टू लास्ट या लास्ट टू फर्स्ट, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं अपना बताऊं, मैंने तो कभी मतलब क्वेश्चन पेपर में ध्यान नहीं दिया, जब भी एग्जाम दिया तो हमारा तो ये रहता था, फिर फर्स्ट से शुरू करेंगे, जो आ गया पेपर पहले पेज से शुरू हो जाओ बस, देखना नहीं आगे क्या है। समटाइम्स क्या होता है ना कि आगे देखने गए और पता चला कोई ऐसा क्वेश्चन दिख गया जिसमें ऐसा लगा रहे यार इसका तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को, तो फिर वो मोरल डाउन हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। सेक्शन वाइज ही आपको चलना है, ठीक है। करते चलो यार, अच्छे बच्चों को क्या है, आपको तो सब आता है ना। और अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाओ, तो जो लोग एक गलती करते हैं, ठीक है, कि जैसे आप क्वेश्चन, एक दो मैंने ऐसे भी देखे हुए स्टूडेंट्स कि अगर क्वेश्चन में अटक गए ना, जैसे ऐसा लगा कि यार ये नहीं बनेगा, तो वो क्या करते हैं, उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस बुरी नहीं है, मेरे हिसाब से तो आप आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन में जगह को छोड़ने की जरूरत नहीं, बाद में उसे सॉल्व कर लेना, कोई इशू नहीं है। उसका कोई बुरा नहीं मानने वाला वहां पे, उसके मार्क्स नहीं कटने वाले ऐसे, मतलब।
इतने बेदर्द लोग नहीं बैठे होते कि आपने क्वेश्चन का सीक्वेंस पलट दिया तो आपके नंबर काट दें। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता। आपने जगह छोड़ दी, फिर बाद में पता चला आप बनाने गए तो आपको जगह कम पड़ रही है। ठीक है, फिर आप किचपिच किचपिच कर रहे हो उसमें, वो झंझट ही मत पालो ना। आप आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे, फिर जब टाइम बचेगा बाद में कर लेना। अगर मैं बताऊं आप ढंग से काम करते हो 2.5 घंटा सफिशियंट होता है। अभी पेपर थोड़ा लेंदी हो गया है। ठीक है, अभी थोड़ा पेपर लेंदी हो गया है, तो मतलब ऐसा आपकी स्पीड वैसे ठीक ठाक हो तो 2.5 घंटा सफिशियंट होता है। ठीक है, 80 आउट ऑफ 80 बनते हैं दोस्त। मतलब ऐसा कुछ बहुत विशाल का काम नहीं है कि 80 आउट ऑफ 80 नहीं आएंगे। राइट। सेकेंडली, ये तो हो गई पेपर का डिस्कशन। दूसरा दूसरा इसमें क्या है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड के प्रीवियस ईयर में सारे चैप्टर वाइज करा चुका हूँ। ठीक है, बट फिर भी हम आपको कुछ सैंपल पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर, हम सारी चीजें वाया ऐप हम आपको अभी दे देंगे। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि लास्ट सेशन के बाद से फिर टेस्ट ही टेस्ट है 10 दिन तक, और उसके बाद तो आप बिल्कुल फ्री हो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने। सेकेंडली, जो है कि मैथ्स को हमें और अच्छा करना है ना।